अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन के बारे में अगर अपन बात करें तो पहली बात तो ये, जैसा कि अपन ने पिछली वीडियो में पढ़ा था, एकल जीव जनन में भाग लेता है, अर्थात मेल और फीमेल दोनों की उपस्थिति अनिवार्य नहीं होती। दूसरी चीज़, यहाँ युग्मक निर्माण के जैसी कोई प्रक्रिया देखने को नहीं मिलती। तीसरी बात, निषेचन यहाँ पूर्णतया अनुपस्थित होता है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, नई बनने वाली संततियाँ यहाँ क्लोन कहलाती हैं। क्लोन क्यों कहलाती हैं? क्योंकि जो नई संततियाँ बनती हैं वो मॉर्फोलॉजिकली और जेनेटिकली, यानी कि आकारिकीय और आनुवंशिकी रूप से जनक के पूर्णतया समान होती हैं, अर्थात इनमें किसी भी प्रकार की कोई भी वेरिएशंस यानी कि विभिन्नताएं देखने को नहीं मिलती। अब बात करते हैं अपन इनके उदाहरण की। बहुत सारे जीव हैं जिनमें अलैंगिक जनन देखने को मिलता है। फॉर एग्ज़ाम्पल यीस्ट, इसमें मुकुलन के द्वारा लैंगिक जनन संपन्न होता है। हाइड्रा, इसमें भी मुकुलन के द्वारा लैंगिक जनन संपन्न होता है। इसके अतिरिक्त अमीबा, जो कि एक प्रोटोजोआ है, इसमें द्विखंडन के द्वारा अलैंगिक जनन संपन्न होता है। इसके अलावा एक शैवाल है जिसका नाम क्लेमाइडोमोनास, इसमें भी अलैंगिक जनन संपन्न होता है। और अलैंगिक जनन के दौरान विशेष प्रकार की संरचनाओं के रूप में चल बीजाणु यानी कि जू स्पोर्स यहाँ निर्मित किए जाते हैं। इसी प्रकार से विभिन्न कवक हैं जिनमें एक अगर अपन एग्जाम्पल लें पेनिसिलियम, इसमें भी अलैंगिक जनन के दौरान विशेष प्रकार के बीजाणु बनते हैं जिन्हें कोनिडिया कहा जाता है। इसके अलावा सरसों में श्वेतकीट रोग उत्पन्न करने वाला एल्ब्यूगो, इसमें भी कोनिडिया निर्मित होते हैं अलैंगिक जनन के दौरान। इसके अतिरिक्त पैरामीशियम, जीवाणु, ये सब द्विखंडन या विखंडन की जो प्रोसेस होती है उसके थ्रू अलैंगिक जनन दर्शाते हैं। यदि अपन डायग्रामेटिकली देखना चाहें तो अपन यहाँ यीस्ट और अमीबा को यहाँ देख सकते हैं कि जैसे कि मैंने यहाँ एक यीस्ट कोशिका बनाई है। इस यीस्ट कोशिका में ये इसकी सेल वॉल है, यहाँ अंदर जीवद्रव्य भरा हुआ है जिसमें ये केंद्रक है। एक बात आप विशेष ध्यान रखें, अलैंगिक जनन जब भी होगा वो उस जीव के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ होती हैं, यानी कि सामान्यतः जीव जो भी अलैंगिक जनन दर्शाते हैं उस समय जो परिस्थितियाँ हैं वो उनके लिए अनुकूल होती हैं, जैसे कि वातावरण में नमी होना या जल की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध होना। इसके अलावा भोज्य पदार्थ जो हैं वो पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होते हैं। उस समय ये जो अलैंगिक जनन दर्शाने वाले जीव हैं वो सर्वाधिक सक्रिय रूप में देखने को मिलते हैं और उनमें अलैंगिक जनन देखने को पाया जाता है। अब जैसे कि यीस्ट कोशिका एक कोशिकीय कवक होता है, यूकेरियोटिक सेल है, जहाँ ये अनुकूल परिस्थितियों के दौरान भोज्य पदार्थ वगैरह संग्रहित करती है और अपने आकार में वृद्धि करती है। साथ ही साथ यहाँ इसी दौरान इसकी बाह्य सतह पर घुंडीनुमा संरचना के रूप में, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, घुंडीनुमा संरचना के रूप में यहाँ एक अतिवृद्धि उत्पन्न होती है और इस अतिवृद्धि को कहा जाता है बड, या हिंदी में आप लिख सकते हैं मुकुल। ये आकार में धीरे धीरे वृद्धि करती है और इसमें जीवद्रव्य का कुछ भाग प्रवेश कर जाता है। इसी दौरान यहाँ जो केंद्रक है इसमें आप देख रहे हैं विभाजन होता है। हालांकि विभाजन से पहले जो आनुवंशिक पदार्थ है उसकी डबलिंग कर दी जाती है, यानी कि द्विगुणित कर दिया, डबल कर दिया जाता है डीएनए की जो मात्रा है उसको। और यहाँ ये केंद्रक जो है वो डायरेक्टली डिवाइड होता है और डिवाइड होकर के दो केंद्रकों का निर्माण करता है, जिनमें से एक केंद्रक इस वृद्धि कर रही मुकुल में या इस ये जो घुंडीनुमा जो संरचना है जिसको अपन बड कह रहे हैं इसमें ये प्रवेश कर जाता है।
कुछ समय पश्चात जब ये पर्याप्त मात्रा में आकार में वृद्धि कर लेती है तो यहाँ इसके आधारीय भाग पर यहाँ खांच निर्मित होती है। फलस्वरूप यह मूल या मातृ जो कोशिका है, यानी कि जो यीस्ट जो सेल थी, जिसको अपन मदर सेल या मातृ कोशिका कह सकते हैं, उससे ये अलग हो जाती है और अलग होकर के इस प्रकार यीस्ट की 2 नई संतति कोशिकाओं का क्या कर दिया जाता है, निर्माण कर दिया जाता है। अब यदि अपन यहाँ बात करें तो ये जो दोनों नई बनी हुई जो सेल्स हैं, इनको यदि अपन मॉर्फोलॉजिकली और जेनेटिकली यदि अपन स्टडी करें तो ये इस मूल कोशिका के बिल्कुल कैसी होती हैं, सेम होती हैं, अर्थात इन्हें हम कह सकते हैं क्लोन। इसी तरह से ये यहाँ एक नीचे दूसरा डायग्राम है जिसमें अपन ने अमीबा की एक कोशिका दर्शाई है। इस अमीबा की कोशिका में भी आप देख सकते हैं बाहर सेल मेम्ब्रेन है, अंदर जीवद्रव्य भरा हुआ है और ये इसका केंद्रक है। जो परिस्थितियाँ फेवरेबल कंडीशंस होती हैं, यानी कि जब अनुकूल परिस्थितियाँ होती हैं तो ये अपने आकार में वृद्धि करता है। इसी दौरान इसके केंद्रक के आकार में भी वृद्धि होती है, क्योंकि जो डीएनए या जो आनुवंशिक पदार्थ है उसकी मात्रा को जस्ट डबल कर दिया जाता है। और कुछ समय पश्चात जब ये पर्याप्त मात्रा में आकार में वृद्धि कर लेता है और केंद्रक में डीएनए डबल कर दिया जाता है तो यहाँ केंद्रक विभाजन करता है और विभाजन करके इस प्रकार से 2 नए केंद्रकों का निर्माण कर देता है, जहाँ ये दोनों केंद्रक एक दूसरे से कुछ दूरी पर व्यवस्थित हो जाते हैं या विपरीत दिशा में गति करते हुए व्यवस्थित हो जाते हैं, जहाँ बाद में बाहर से अंदर की तरफ खांच का निर्माण प्रारंभ होता है। ये अमीबा में वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों प्रकार से, फिलहाल अपन यहाँ इस चीज़ को डिस्कस नहीं करेंगे। जब दोनों केंद्रक विभाजित होकर के जब यहाँ एक खांच निर्माण प्रारंभ होता है तो अंत में इस प्रकार से 2 नई अमीबा की कोशिकाओं का क्या कर दिया जाता है, निर्माण कर दिया जाता है। यहाँ ये दोनों नई कोशिकाओं की भी यदि अपन जेनेटिकली और मॉर्फोलॉजिकली स्टडी करें तो ये जो मूल मदर सेल थी, यानी कि जो मूल मातृ कोशिका थी अमीबा की, ये उसके बिल्कुल सेम होती हैं और इस प्रकार यहाँ इन दोनों कोशिकाओं को भी हम क्लोन कह सकते हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है, अलैंगिक जनन के दौरान उत्पन्न होने वाली जो नई संततियाँ हैं वो अपने जनकों के आकारिकी और आनुवंशिकी रूप से पूर्णतया समान होती हैं, इसलिए यहाँ इन्हें हम कहते हैं क्लोन। दूसरी बात ये, अलैंगिक जनन के दौरान जीवों में यहाँ विभिन्नताएं देखने को नहीं मिलती, अर्थात जैसा जेनेटिक और जैसा मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स किसी भी मातृ कोशिका में या जीव में पाए जाते हैं वो वैसे के वैसे ही एक से अगली और अगली से अगली पीढ़ी में धीरे धीरे क्या कर दिए जाते हैं, स्थानांतरित कर दिए जाते हैं। अब यदि अपन बात करें हाइड्रा में तो यहाँ हाइड्रा, जैसे कि मैं यहाँ बना देता हूँ एक हाइड्रा की, कुछ इस प्रकार का होता है जिसमें दंशक कोशिकाएं बाहर की तरफ निकली हुई रहती हैं और ये जलीय प्राणी है, बहते हुए जल में पाया जाता है। अधः स्तर के जहाँ ये चिपका हुआ रहता है उससे थोड़ा सा ऊपर की तरफ यहाँ भी धीरे धीरे मुकुल बनना प्रारंभ होती है, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ, और ये आकार में धीरे धीरे क्या करती है, वृद्धि करती है। आकार में वृद्धि करने के पश्चात इसके शीर्ष भाग पर भी दंशक कोशिकाएं वगैरह धीरे धीरे डेवलप हो जाती हैं। जब ये पूरी तरह से आकार में वृद्धि कर लेती है तब यहाँ ये मूल हाइड्रा से खांच निर्माण विधि के द्वारा पृथक होकर इस प्रकार से एक नए हाइड्रा के रूप में अपने आप को क्या कर लेता है, स्थापित कर लेता है। अब अगर इस हाइड्रा की और इस हाइड्रा की आकारिकी और आनुवंशिकी दोनों को अध्ययन किया जाए तो ये दोनों एक दूसरे के पूर्णतया कैसे होंगे, समान होंगे। इसी प्रकार क्लेमाइडोमोनास जो शैवाल है उसमें चल बीजाणु बनते हैं। चल बीजाणुओं के बनने की प्रोसेस क्या है, ये जैसे क्लेमाइडोमोनास की सेल है जिसमें कशाभिकाएँ वगैरह इस प्रकार से देखने को मिलती हैं। तो यहाँ क्या होता है कि केंद्रक जो है वो लगातार विभाजन के द्वारा बहुत सारे केंद्रकों का निर्माण कर देता है। केंद्रक निर्माण के पश्चात कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है, जहाँ प्रत्येक केंद्रक के चारों ओर इस प्रकार से कोशिका द्रव्य विभाजन होकर के भित्ति का निर्माण कर दिया जाता है। और यहाँ इस प्रकार बहुत सारी कोशिकाएं एक ही शैवाल के अंदर अपने को देखने को मिलती हैं, जहाँ ये डेवलप होकर के प्रत्येक जो कोशिका है वो इस प्रकार से यहाँ कशाभिकीय युक्त होकर के चल बीजाणु का क्या करती है, निर्माण करती है। जब ये मूल कोशिका फटती है तो इस प्रकार के बहुत सारे चल बीजाणु बाहर निकलते हैं जो आगे जा कर के नए क्लेमाइडोमोनास सेल के रूप में अपने आप को स्थापित करते हैं। तो इस प्रकार यहाँ अलैंगिक जनन के द्वारा बहुत सारी जो कोशिकाएं हैं उनका एक साथ निर्माण किया जाता है
कुछ जीवों में एक टाइम में केवल 2 या 3 या 4 अधिकतम इतनी ही कोशिकाएं निर्मित होती हैं, लेकिन कवकों में जैसे कि पेनिसिलियम है, एल्ब्यूगो है, इनमें कोनिडिया का जब निर्माण होता है तो वो बहुत सारी संख्या में या असंख्य जिसे हम कह सकते हैं उनके रूप में निर्मित होते हैं, जिसके फलस्वरूप एक साथ ही बहुत सारे कवकों का या कवक तंतुओं का क्या कर दिया जाता है, निर्माण कर दिया जाता है। अब यदि अपन पादपों में बात करें अलैंगिक जनन की, तो जो पादप हैं वो लैंगिक और अलैंगिक दोनों प्रकार के जनन दर्शाते हैं। बहुत सारे पादप ऐसे हैं जैसे कि हम अपने दैनिक जीवन में देखते हैं, आलू हुआ, अदरक हुआ, गार्डन में लगी हुई अपनी दूब घास हुई, लहसुन हुआ, ये सब ऐसे पौधे हैं, गन्ना, गुलाब, ब्रायोफिल्लम जिसको आप आम भाषा में पत्थर चट्टा आदि कह सकते हैं, ये कुछ ऐसे पौधे हैं जो अलैंगिक जनन दर्शाते हैं। हालांकि पौधों में चूंकि इन सभी के दौरान कुछ विशेष प्रकार की संरचनाएं निर्मित होती हैं और वो पादप के कायिक भाग जैसे कि जड़, तना, पत्ती आदि के द्वारा विकसित होती हैं और ज़्यादातर ये सभी कलिकाओं के रूप में विकसित होती हैं। अतः इन कलिकाओं को चूँकि यहाँ इन विशिष्ट संरचनाओं को प्रवर्ध कहा जाता है, तो यहाँ अलैंगिक जो जनन है उसको अपन यहाँ कायिक जनन या कायिक प्रवर्धन भी कह सकते हैं। तो पौधों में भी अलैंगिक जनन का जो प्रकार है वो एक प्रकार से हम कायिक प्रवर्धन या कायिक जनन के रूप में पढ़ते हैं, जहाँ पौधों में कुछ पौधों में पत्ती के द्वारा कायिक प्रवर्धन या कायिक जनन देखने को मिलता है, कुछ पौधों में जड़ के द्वारा कायिक जनन देखने को मिलता है, कुछ पौधों में तने के द्वारा कायिक जनन देखने को मिलता है। चूँकि 11वीं क्लास में अपन ने पढ़ा है पौधों के जो कायिक भाग हैं, जड़, तना, पत्ती, इनके रूपांतरण, जिसमें कुछ सुरक्षा का कार्य करते हैं, कुछ भोज्य पदार्थों के संचय का कार्य करते हैं, तो कुछ जनन का कार्य भी करते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल यदि अपन पत्ती के द्वारा कायिक प्रवर्धन की बात करें तो इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल जो कि अपने पुस्तक में भी दे रखा है वो है पत्थर चट्टा, जिसे आप ब्रायोफिल्लम कह सकते हैं। ब्रायोफिल्लम में बेसिकली क्या होता है कि ये जो पत्ती है इसमें पण कटाव पाए जाते हैं कुछ इस प्रकार से। इस प्रकार से इसमें पण कटाव पाए जाते हैं। वर्षा ऋतु के दौरान जब परिस्थितियां अनुकूल होती हैं, वर्षा ऋतु के दौरान हम देखते हैं कि इसके पण कटाव वाले हिस्सों में जहाँ जहाँ पण कटाव होते हैं वहाँ कुछ विशेष प्रकार की कलिकाएं विकसित होती हैं और इन कलिकाओं को कहा जाता है अपस्थानिक कलिकाएं। इन कलिकाओं को कहते हैं अपस्थानिक कलिकाएं। ये अपस्थानिक कलिकाएं कुछ समय तक पत्ती पर लगी हुई रहती हैं और आकार में वृद्धि करती हैं, जिनके नीचे कुछ तंतुनुमा संरचनाएं इस प्रकार से जो कि देखने में जड़ का आभास करवाती हैं, कुछ इस प्रकार की संरचनाएं विकसित हो जाती हैं। जब वर्षा ऋतु के दौरान बारिश होती है या तेज़ हवा चलती है तो ये टूट करके ज़मीन पर गिरती हैं और ज़मीन पर गिरने के पश्चात ये जो नीचे रेशेनुमा जो संरचनाएं होती हैं ये जड़ का निर्माण कर देती हैं और जो कलिकाएं हैं ये विकसित होकर के प्ररोह का निर्माण करती हैं और अंत में इस प्रकार से एक नए ब्रायोफिल्लम के या पत्थर चट्टा के नए पादप का विकास कर दिया जाता है, जो कि आनुवांशिक और आकारिकी रूप में मूल पादप के बिल्कुल कैसा होता है, समान होता है। इसी प्रकार यदि अपन जड़ की बात करें तो कुछ उच्च श्रेणी के पौधे हैं जैसे कि शीशम। वर्षा ऋतु के दौरान इनकी जो जड़ें हैं जो कि इस प्रकार से व्यवस्थित रहती हैं, कुछ जड़ों में हॉरिजॉन्टल यानी कि जो पृथ्वी की जो सतह है उसके समांतर ये वृद्धि करती हुई देखने को मिलती हैं और यहाँ इनकी जड़ों पर कुछ कलिकाएं विकसित होती हैं जो कि सामान्यतः पेरिडर्म के द्वारा डेवलप की जाती हैं और ये वर्षा ऋतु के दौरान अंकुरित होकर के या विकसित होकर के नए छोटे छोटे पादपों का क्या करती हैं, निर्माण करती हैं। इसी प्रकार तने की यदि अपन बात करें तो जैसे कि आलू, जो कि तने का ही रूपांतरण है और कंद के रूप में अपने को देखने को मिलता है। आलू में हम अगर ध्यान से देखें तो कुछ इस प्रकार की स्ट्रक्चर अपने को देखने को मिलती हैं जो कि कहीं कहीं ऐसे गड्ढे गड्ढे से होते हैं और लंबे समय तक यदि आलू इसी प्रकार से घर में अपने रखा रहे तो हम देखते हैं कि उनमें कुछ हरे रंग की छोटी छोटी इस प्रकार की कलिकाएं विकसित होती हैं, जिन्हें आम भाषा में या सामान्य भाषा में हम कहते हैं आलू की आँख। अगर
आलू के इस हिस्से को कुछ गूदे के साथ कुछ हिस्से को काट करके यदि ज़मीन में गाड़ दिया जाए तो वहाँ हम कुछ समय पश्चात देखते हैं कि एक नए आलू के पौधे का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। तो ये भी एक प्रकार का पौधों में पाए जाने वाला कायिक प्रवर्धन है। कायिक प्रवर्धन की कृत्रिम बहुत सारी विधियाँ डेवलप की गई हैं, जैसे कि दाब लगाना, गुटी लगाना, लेयरिंग वगैरह, ये सब हैं जिनके द्वारा बहुत सारे पौधों में कायिक प्रवर्धन के द्वारा उन्नत किस्में और एक ही पौधे पर कई प्रकार के रंग बिरंगे फूलों का डेवलपमेंट वगैरह, इस तरह की विधियाँ मानव ने विकसित की हैं। तो यहाँ पौधों में कायिक प्रवर्धन, इसके अलावा गन्ने की खेती भी इसी प्रकार से की जाती है। ज़्यादातर जितनी भी कलिकाएँ हैं ये अगर देखने को मिलें तो हम देखते हैं कि जो पर्व संधियाँ होती हैं, तने पर लगी हुई जो पर्व संधियाँ होती है, ये सामान्यतः वहीं डेवलप होती हैं। अर्थात हम ये मान सकते हैं कि जो पर्व संधियों पर पाई जाने वाली, जैसे कि कक्षस्थ कलिका हुई या अन्य कोई भी पौधों में पाई जाने वाली जो वृद्धिशील कलिका या जो विभज्योतकी भाग है, वही आगे जा कर के डेवलप होकर के नए पौधे का क्या करता है, निर्माण करता है। तो यहाँ एग्ज़ाम में प्रश्न आता है कायिक प्रवर्धन से क्या तात्पर्य है, या पत्ती, जड़, तना द्वारा कायिक पौधों में कायिक प्रवर्धन को उदाहरण सही समझाइए, तो आपको ये डायग्राम बनाने हैं। और चूंकि ये प्रश्न इम्पॉर्टेंट है तो आपको अच्छी तरह से तैयार करना है, और डायग्राम बायोलॉजी में इम्पॉर्टेंस रखते हैं, तो इसलिए आप अपने चित्रों को बनाने की खूब प्रैक्टिस करें, ताकि जितने अच्छे चित्र होंगे आपको उतने ही अच्छे नंबरों में फ़ायदा होगा। अगले वीडियो में अपन लैंगिक और अलैंगिक जनन में अंतर और लैंगिक जनन की जो विशेषताएँ हैं या जो लैंगिक जनन के दौरान होने वाली जो घटनाएँ हैं उनके बारे में डिटेल से बात करेंगे। थैंक यू।